नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पे। आज जो हमारा टॉपिक है, वो है पॉलिटिकल साइंस का और उसमें जो प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जाता है कि राजनीति क्या है और इसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण क्या हैं? ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो पहले राजनीति शब्द है, उसको आपने परिचय में लिखना है कि राजनीति का अर्थ क्या होता है। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि राजनीति का अर्थ है राज्य को चलाने की नीति। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने समाज और देश को संचालित करने के लिए सामूहिक निर्णय लेते हैं। राजनीति में शक्ति, प्रभाव और संसाधनों का वितरण शामिल होता है। राजनीति एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। यह समाज के सभी स्तरों पर होती है, चाहे वह स्थानीय समुदाय हो या राष्ट्रीय सरकार। इसका अर्थ है कि जो राजनीति होती है वो हर स्तर पर देखने को मिलती है। जैसे गांव में हमको या जो स्थानीय स्तर होता है उसमें ग्राम पंचायत, नगर पंचायत होती है और राज्यों में राज्य सरकारें होती है और केंद्र में केंद्र सरकार भी होती है। राजनीति लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कैसे काम करती है। मतलब जो राजनीति होती है वो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। सभी को पता है कि राजनीति किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए राजनीति को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे राजनीति का अर्थ लिख देना है। जैसे जो राजनीति है वह दो शब्दों से मिलकर बनी है, राज से और नीति से। राज का अर्थ होता है शासन और नीति का अर्थ होता है उचित समय या उचित कार्य करने की कला। तो इन दोनों को मिलाकर जब इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होगा नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर अर्थात जो उनका सार्वजनिक जीवन स्तर है उसको ऊंचा करना ही राजनीति है। और अगर आप राजनीति शब्द को और अधिक बताना चाहते हैं तो आप ऐसा ही बता सकते हैं कि जो राजनीति शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिक्स से निकला है। और ये जो अंग्रेजी भाषा का शब्द पॉलिटिक्स है यह जो है ये यूनानी भाषा के पॉलिश शब्द से निकला है। और यूनानी भाषा में पॉलिश शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नगर या राज्य से, क्योंकि जो प्राचीन यूनान था उसमें जो हर नगर होता था एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित होता था और जो पॉलिटिक्स शब्द होता था उसका उपयोग उन नगर राज्यों से संबंधित शासन की विद्या का बोध होता था। अब इसके बाद आपने राजनीति की परिभाषाएं लिखनी है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो परिभाषाएं लिखी हैं। एक मैंने गार्नर की परिभाषा लिखी है और एक गैटल की परिभाषा लिखी है। तो गार्नर बोलते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर समाप्त होता है। और वैसे ही गैटल बोलते हैं कि राजनीति राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। तो यहाँ पर आपका जो परिचय पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समाप्त हो जाता है। और इसके बाद आपने जो मेन टॉपिक आपसे पूछा गया है जैसे कि राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण है, तो जो राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण है आपने हेडिंग दे देनी है राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण। फिर इसमें आपने थोड़ा सा लिखना है कि राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें इसके मूल तत्वों पर ध्यान देना होगा। मतलब अगर हमने राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण समझना है तो हमें देखना पड़ेगा कि राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण में जो पारंपरिक दृष्टिकोण है इसमें आता क्या क्या है। तो यह जो दृष्टिकोण है सदियों से चली आ रही राजनीतिक सोच और विचारधाराओं पर आधारित है। तो अब हम राजनीति का जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसकी कुछ विशेषताएं लिखेंगे। विशेषताओं का अर्थ होता है कि राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण है किस प्रकार का, इसमें किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है या किन किन चीज़ों पर इसका अध्ययन बिंदु होता है। तो इसकी मुख्य विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वो है राज्य और सरकार पर ध्यान। इसका अर्थ यह है राजनीति का जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसमें राजनीति को मुख्य रूप से राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में देखा गया है। इसमें राज्य की उत्पत्ति, संरचना, कार्य और सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसमें इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता था कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है, राज्य की संरचना किस प्रकार की है, राज्य के कार्य क्या क्या हैं और जो सरकार के विभिन्न अंग हैं जैसे विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसका अध्ययन जो था वो मुख्य था पारंपरिक दृष्टिकोण में। इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है वो है दार्शनिक और नैतिक मूल्यों पर जोर। इस दृष्टिकोण अर्थात जो पारंपरिक दृष्टिकोण है इसमें राजनीतिक सिद्धांतों और मूल्यों
जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार पर ध्यान दिया जाता है। यह राजनीतिक व्यवस्था को इन मूल्यों के संदर्भ में समझने और मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। अर्थात यह देखता है कि ये जो विभिन्न मूल्य हैं, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से है और इस बात का वो मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। अगला जो पॉइंट है वो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पारंपरिक दृष्टिकोण राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के विकास को समझने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करता है। अर्थात इसमें जो है प्राचीन जो यूनानी दार्शनिक है, रोमन विचारक हैं और जो मध्य युग के जो राजनीतिक चिंतक हैं, उनके विचारों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यह जो दृष्टिकोण है, यह जो है जो प्राचीन जो विचारक थे, जिसमें यूनान के विचारक थे, रोमन विचारक थे और जो मध्य युग के विचारक थे, उनके विचारों का ही अध्ययन किया जाता है, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है कानूनी और संस्थागत ढांचा। तो यह जो दृष्टिकोण है राजनीतिक व्यवस्था के कानूनी और संस्थागत ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात इसमें जो अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु है वह है किसी राज्य का कानूनी और संस्थागत ढांचा। इसमें संविधान, कानून और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका और कार्यपालिका का अध्ययन शामिल है। इसमें इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। अर्थात अध्ययन के केंद्र बिंदु में संविधान को, कानून को और राजनीतिक संस्थाओं की जो भूमिका है और जो कार्यपालिका का अध्ययन है उसको शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है शासक और शासित के संबंध। अर्थात शासक वो व्यक्ति होता है जो किसी राज्य पर शासन करता है और शासित वह व्यक्ति होता है जिसके ऊपर शासक के द्वारा शासन किया जाता है। तो पारंपरिक दृष्टिकोण में शासक और शासित के बीच संबंधों पर भी विचार किया जाता है। यह शक्ति, अधिकार और वैधता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात जो शासक है या जो शासित हैं, उनकी शक्ति क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, इनके ऊपर भी यह ध्यान केंद्रित करता है। अब विशेषताओं के बाद आपने जो राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण है उसकी सीमाएं लिख देनी है। अर्थात इसमें कमियां क्या है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है सीमाओं में वो है गतिशील और बदलते राजनीतिक परिदृश्य की अनदेखी। क्योंकि जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, जो पारंपरिक दृष्टिकोण है, उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमने अभी पढ़ा है कि राजनीतिक व्यवस्था के जो गतिशील और बदलते पहलुओं हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। क्योंकि इसमें क्या है, राजनीति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज किया गया है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अनुभवजन्य अध्ययन की कमी। तो यह दृष्टिकोण अनुभवजन्य अध्ययन और डेटा आधारित विश्लेषण पर अधिक जोर नहीं देता है। तो यह भी इसकी कमी है कि इसमें अनुभवजन्य जो अध्ययन है और जो डेटा आधारित विश्लेषण है उस पर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण इसकी जो है यह सीमा बन जाती है। अगला जो इसका पॉइंट है वह है पश्चिमी केंद्रित। तो इसमें इसकी सीमा एक यह भी है कि जो पारंपरिक दृष्टिकोण है यह पश्चिमी राजनीतिक विचारों और संस्थाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जिससे अन्य संस्कृतियों और राजनीतिक प्रणालियों की अनदेखी हो सकती है। क्योंकि जो हमारे पास राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण है इसमें केवल उन विचारकों के विचारों को ही पढ़ा जाता है जो कि पश्चिम से संबंध रखते हैं। अर्थात इसमें यूनान के विचारकों को पढ़ा जाता है और कई अन्य विचारकों को पढ़ा जाता है जो कि केवल पश्चिम से संबंध थे। इसलिए इसकी सीमा यह भी बन जाती है कि यह जो दृष्टिकोण है यह पश्चिमी केंद्रित दृष्टिकोण है। तो अब आगे हम लिखेंगे राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक राजनीति को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि इसमें विभिन्न विचारधाराओं, शक्ति संरचनाओं और सामाजिक समूहों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है। यह केवल सरकार और राजनीतिक संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नागरिक समाज, मीडिया और अन्य गैर सरकारी संगठनों को भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। तो जो राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण है और जो राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण है, इसमें यह भी अंतर है कि जो राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण था उसमें जो अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु था वह राज्य की केवल औपचारिक संस्थाएं थी। राज्य की औपचारिक संस्थाओं से मतलब है कि इसमें केवल राज्य का जो निर्माण किस प्रकार से हुआ है, राज्य की संरचना क्या है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था। साथ में इसमें संविधान का अध्ययन इत्यादि किया जाता था। लेकिन जो राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण है इसमें इन सभी के अलावा जो गैर सरकारी संगठन है, समाज है, मीडिया है, इन सभी बिंदुओं पर भी ध्यान दिया गया है और इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। तो अब हम देखेंगे राजनीति का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। उसकी पहली मुख्य विशेषता में आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र और मानवाधिकार।
तो जो आधुनिक राजनीति दृष्टिकोण है, इसमें लोकतंत्र और मानवाधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, चुनाव में भाग लेने और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का अधिकार दिया गया है। यह जो राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण है, यह हमें 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने को मिलता है। यह भी आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, यह है सामाजिक न्याय और समानता। तो आधुनिक राजनीति दृष्टिकोण में सामाजिक न्याय और समानता को भी बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करना है और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने हैं। अगली विशेषता आ जाएगी इसका विकास और पर्यावरण। आधुनिक राजनीति में आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व दिया जाता है। सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। अगला जो पॉइंट है वह है वैश्वीकरण। तो राजनीति का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, इसमें वैश्वीकरण को भी बढ़ावा दिया गया है। इसमें माना गया है कि वैश्वीकरण के इस दौर में राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हो रही है। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का महत्व बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों के माध्यम से वैश्विक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यह जो दृष्टिकोण है, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रचलित हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बन गए थे। तो इन संगठनों के माध्यम से ऐसा होता था कि जो देशों के बीच में अगर कोई समस्याएं हैं तो उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता था, इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता था। अगला जो पॉइंट है वह है आधुनिक राजनीति जो है, आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण है, उसमें चुनौतियाँ क्या हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वह है राजनीतिक ध्रुवीकरण। इसमें हम लिख सकते हैं कि विभिन्न विचारधाराओं और समूहों के बीच बढ़ती जो दूरी है वह राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे समाज में तनाव और संघर्ष बढ़ रहा है। अगला जो पॉइंट है वह है फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार। तो सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार का प्रसार आधुनिक राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे जनता में भ्रम और अविश्वास पैदा हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वह है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक समस्या है जिसका आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और तीव्रता से बढ़ रही है, जिससे मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों को खतरा पैदा हो रहा है। क्योंकि जो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण है, इसमें वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाता है और इसमें वैश्वीकरण के कारण बहुत से देशों में ऐसा होता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण विकासशील देशों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण सबसे अधिक जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वह विकासशील देशों पर लगाई जाती हैं, जिसके कारण विकासशील देशों का जो जलवायु परिवर्तन होता है, इसके कारण इन देशों पर बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिला है। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़े हैं। इससे एक और जहां अनेक अवसर पैदा हुए हैं, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ है, अवसर तो मिले हैं लोगों को जीवन में, लेकिन दूसरी ओर कुछ चुनौतियां भी देखने को मिली हैं। और इसमें जो पहली मुख्य चुनौती है वो यह है कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय राज्यों की संप्रभुता कम हुई है और उनकी नीति निर्माण की क्षमता प्रभावित हुई है। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जब पूरा जो विश्व है वह एक परिवार की तरह आ गया है, तो जिसके कारण क्योंकि वैश्वीकरण के कारण एक देश जो होता है, जो एक विकसित देश होता है, वह विकासशील देशों पर या जो एक शक्तिशाली राज्य होता है, शक्तिशाली देश जो होता है, वह कमज़ोर देश पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करता है, जिससे उन राज्यों की संप्रभुता में कमी देखने को मिलती है और उनकी नीति निर्माण की क्षमता को प्रभावित हुआ देखा जा सकता है। और इसके साथ वैश्वीकरण के कारण आर्थिक असमानता भी बढ़ी है, जिससे सामाजिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है। इन सब के बाद हमने इसमें निष्कर्ष लिख देना है या सारांश भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पारंपरिक दृष्टिकोण राजनीति को एक नैतिक और दार्शनिक गतिविधि के रूप में देखता था, जिसका उद्देश्य राज्य के संचालन और सार्वजनिक कल्याण को सुनिश्चित करना था। इसमें राजनीतिक संस्थाओं, कानूनी और शासकों के गुणों पर ध्यान दिया जाता था या ध्यान केंद्रित रखा जाता था। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं,
शक्ति संरचनाओं और सामाजिक समूहों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है। यह न केवल सरकार और राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित है, बल्कि इसमें नागरिक समाज, मीडिया और अन्य गैर सरकारी संगठनों को भी महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, राजनीति और राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण और राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण। तो अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सुजेशन देना है, कोई सुझाव देना है वीडियो से रिलेटेड, तो आप वो भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।